चलो देखो, स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो उससे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो जेनेसिस है वो कहाँ से हुआ। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टैट्स का मतलब है। जैसे लैटिन में इसको बोलते हैं स्टैट्स, ठीक है, इटालियन में बोलते हैं स्टैटिस्टा, ऐसे ही जर्मन में स्टैटिस्टिक, फिर फ्रेंच में स्टैटिस्टिक। ठीक है, इन सबका मतलब सेम था। ठीक है, सबका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेट से यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक जब स्टार्टिंग बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो इसको किसने स्टार्ट किया था? तो बेसिकली ये राजा महाराजाओं के टाइम में चल रहा था। जो एंशियंट रूलर्स थे वो स्टैटिस्टिक का वर्ड यूज कर रहे थे। ठीक है, स्टैटिस्टिक वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, स्टैटिस्टिक का यूज कर रहे थे। वो कहाँ पे करते थे? तो बेसिकली उनके पास कितनी आर्मी है, कितना पॉपुलेशन है, कितना वेल्थ है, ये सब कुछ का हिसाब किताब रखना होता था उनको। तो वो वहां पे, भले वो लोग उस टाइम पे स्टैटिस्टिक वर्ड का जेनेसिस ना किए हो, बट उसको यूज कर रहे थे। ठीक, अब वहां से लेकर के अगर हम देखें तो एंशियंट रूलर्स क्या करते थे, तो उनके लिए ये क्या था? काउंटिंग टूल था। ठीक है, कि ये काउंट करते थे। वहां से लेकर के आज के टाइम में अगर हम देखें तो क्रिकेट हो, क्लाइमेट हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी, एक पॉलिटिकल रैली हो, कोई भी काम हो रहा हो, इवन इलेक्शंस हो रहे हो, हर जगह स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हर जगह काउंटिंग, हर जगह किसी न किसी तरीके से स्टैटिस्टिक को यूज किया जाता है। तो अब स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी चेंज होता है लोगों के अकॉर्डिंग, जिससे हम पूछेंगे उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का वो मतलब निकलेगा। जैसे अगर तुम एक क्रिकेट फैन से पूछो कि तुम्हारे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो क्या बताएगा कि एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन, एक बॉलर, किसी का भी क्या एवरेज स्कोर चल रहा है, उसकी बॉलिंग स्पीड कैसी है, उसके रन रेट उसकी कितनी है, कितने मैचेस में उसने कितने रन मारे हैं, ये उसके लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया। एक इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछो तो क्या बताएगा? जो पोल्यूशन लेवल कितना है, कब कितना था, तो ये सब चीजें इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए होगा। एक स्टॉक ब्रोकर से पूछो तो उसके लिए क्या है? कितना आज के दिन कितना जो है स्टॉक मार्केट ऊपर गया, कितना नीचे गया, किस लेवल से बढ़ रहा है, ये उसके लिए हो गया। एक आम आदमी से पूछो, एक एवरेज पर्सन से पूछो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो क्या बताएगा कि जो ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सब स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक आदमी के हिसाब से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग मतलब निकलता है। अगर हम इसका इवोल्यूशन देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चला, तो बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल जो डेटा था वो गवर्नमेंट लेती थी और उसको यूज करती थी। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ, गवर्नमेंट क्या करती थी कि जितना भी डेटा हुआ, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने गरीब हैं, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये सब कुछ देखती थी और गवर्नमेंट उसका यूज करती थी। फिर वहां से ये धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का ब्रांच बना। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिकली मार्केट को स्टडी करते हैं, तो वहां पे ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बना, स्टैटिस्टिक्स इसी में आ गया। क्योंकि जब हम मार्केट स्टडी करेंगे तो फिर हमको डेटा की जरूरत पड़ेगी, फिर हमको वही नंबर्स और बाकी चीजें काउंट करनी पड़ेगी, तो ये इकोनॉमिक्स का ब्रांच बना। और आज के टाइम में ये इतना बड़े लेवल पे इसका यूज होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जहाँ पे लार्ज लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर, वहीं पे आता है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? विच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स। ठीक है, नंबर्स फॉर्मेट में जिसको हम बता पाए, 4, 10, 20, 50, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्या होता है? गुड, बैड, ऑनेस्ट, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ये सब क्वालिटेटिव है, इनको हम नंबर्स में नहीं बता सकते। क्वालिटेटिव तब तक नंबर में नहीं जाएगा, तब तक ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा जब तक ये नंबर्स में ना बताया जाए। ठीक है, कि अगर हम बोले कि ए इज बेटर देन बी, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स का कोई एक मीनिंग नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, अलग अलग जो ऑथर्स हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इसके काम करते हैं, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल डेफिनेशन या सिंगल मीनिंग नहीं है। नॉर्मली इसके दो ब्रांचेस, दो सेंसेस में देखा जाता है, एक देखा जाता है प्लूरल सेंस में और एक स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा जाता है सिंगुलर सेंस में। ठीक है, प्लूरल सेंस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रॉ डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा प्लूरल सेंस में। ठीक है, जैसे एक क्लास के बच्चों के सारे मार्क्स अगर एक जगह कलेक्ट किए गए
तो वो हो गया प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है। सिंगुलर सेंस क्या होता है कि हमने वो डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए या फिर हम क्या क्या मेथड यूज करेंगे, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि एक मेथड होता है सेंसस, कि जिसके थ्रू हम पूरे देश के लोगों की जनसंख्या मेजर करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में हमने क्या क्या मेथड यूज किए टू कलेक्ट दैट डेटा। अब अगर हम प्लूरल सेंस को अच्छे से पढ़े तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो ये होता है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। जो भी फैक्ट्स हैं उनको नंबर्स में बताना। ठीक है। कि अगर ए के पास 10 रुपए ज्यादा हैं बी से, तो हमने इस फैक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में बता दिया। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, तो हम बोलते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है प्लूरल सेंस में। तो सबसे पहला कि इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एग्रीगेट हो। सिर्फ हमने बोल दिया कि मेरे पास 10 रुपए है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, या फिर राम के पास 50 रुपए है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है। क्या स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, कंपेरेबल हो। ठीक है। अगर बोला जाए कि मेरे पास 10 रुपए है, राम के पास 20 रुपए है, मेरे पास राम से 10 रुपए ज्यादा है, ये स्टैटिस्टिक्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपेरेबल है। दूसरा कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होता है, कोई एक सिंगल चीज से अफेक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस का प्रोडक्शन है, अब इस साल कितना राइस प्रोड्यूस होगा, या फिर एक पर्टिकुलर देखें मेरे ही खेत में कितना राइस उगेगा, कितना प्रोडक्शन होगा इसका, ये किस पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि मेरे सीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये कई सारी चीजों पे, कई सारे कॉजेज होंगे। क्या क्या कॉजेज होंगे, रेन कैसा हो रहा है, बारिश कैसी हो रही है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पे फर्टिलाइजर्स कैसे दिए गए, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अफेक्ट करेंगे इसको। तो इट इज अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो हमने बोल दिया कि ए इज टॉलर देन बी, ए जो है वो बी से टॉलर है, तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है। फिर ये रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट होना चाहिए। अब रीजनेबल एक्यूरेसी क्या होती है, तो पहले यहाँ पे समझो दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है इन्यूमरेटेड, एक होता है एस्टिमेटेड। ठीक है। एन्यूमरेटेड का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं ये मैंने काउंट किया, 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया, तो मैंने बताया कि इस क्लास में मान लो 15 बच्चे हैं। ठीक है। तो ये मैंने एग्जैक्टली सब कुछ काउंट करके तब बताया। ठीक है। तो ये हो गया एन्यूमरेटेड। एस्टिमेटेड क्या हो गया कि 5,000 लोग एक पॉलिटिकल रैली में हैं, मान लेते हैं कि एग्जैक्टली 5,000 है, बट फिर भी हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने लगभग बता दिया कि 4,500 या 4,000 या 6,000 लोग हैं, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। ठीक है। तो अब स्टैटिस्टिक्स में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो जरूरी नहीं होता कि हर समय एग्जैक्ट आए। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल रैली चल रही हो इलेक्शंस के टाइम पे, अब अगर नेता वहां पे गए तो वो मांगेंगे कि कितने लोग लगभग आए थे, तो एक एक आदमी को काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे एस्टिमेशन चलता है कि लगभग 4-5 हजार लोग आए थे। अब 4-5 हजार का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है लोग 3,500 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 5,500 हो, 6,000 हो। इसका मतलब ये नहीं कि लोग 20,000 आए थे और हमने एस्टिमेट कर लिया 4-5 हजार। ठीक है। इतना ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए, आसपास में होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर प्री डिटर्मिन्ड पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया हो, जो तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो तुम किस काम के लिए कर रहे हो, उस डेटा का यूज क्या होगा, वो पहले से तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, तभी तुम्हारा वो डेटा काम में आएगा। क्योंकि अगर तुम्हें मान लो पहले से नहीं पता कि तुम किस चीज के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सपोज करो कि एक क्लास का तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उसमें तुम्हें सबके हाइट मेजर करने हैं कि सब किसका हाइट, सबसे टॉलर कौन है, सबसे शॉर्टर कौन है, किसका कितना हाइट है, तो तुम्हारा पहले से फिक्स हो गया। तो अब जब तुम सबसे पूछोगे तो सबका हाइट तुम उसमें जरूर मेंशन करोगे डेटा में। लेकिन पहले से पर्पस तुम्हारा फिक्स नहीं है, तो तुमने ऐसे ही रैंडम 3-4 क्वेश्चन हर बच्चे से पूछ ली, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा पॉकेट मनी कितना है, ये सब कुछ तुमने पूछ लिया। अब सब कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद तुमको पता चला कि तुमको उनका नाम पता करना था, या फिर तुमको कोई और चीज उनका पता करना था जिसके बारे में तुमने लिखा ही नहीं, तो फिर वो डेटा तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होना चाहिए। ठीक है। पहले पता कर लो किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तब वो डेटा कलेक्ट करो।
फिर एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी कलेक्ट कर लिए कि एक बच्चे का नाम यहाँ लिखे, उसका डेटा यहाँ लिखे, दूसरे का नाम यहाँ लिखे, डेटा यहाँ लिखे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए कि या फिर पहले डेटा लिखे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर बीच में कहीं नाम भी लिख दिए। तो एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए कि पहले नाम लिखो, फिर हाइट लिखो, फिर वेट लिखो, ये सारी चीजें ऐसे लिखनी चाहिए। दूसरा, इनको हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में रख पाए, मतलब होमोजीनियस हो डेटा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन वहां पे दोनों चीज का, होमोजीनियस चीजों का कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम इंडिया की जीडीपी और यूएस की जीडीपी एक साथ कंपेयर करें तो वो होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस है क्योंकि हम वहां उनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक एक पेड़ पे मान लो अगर हम देखें, एक अंगूर का पेड़ है ए, ठीक है, और बी जो है वो आम का पेड़ है। तो अगर हम अंगूर के एक पेड़ को बाकी अंगूर के पेड़ों से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये होमोजेनस है, ठीक है, कि इस पे ज्यादा अंगूर आते हैं, इस पे कम। लेकिन अगर हम अंगूर को आम से कंपेयर करें तो नहीं है वो, ठीक है। तो प्लूरल सेंस में ये होता है कि ये हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में रहने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सिंगुलर सेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमें सिंगुलर सेंस में देखना है क्या होता है। तो प्लूरल सेंस में क्या होता है, जो रॉ डेटा होता है वो प्लूरल सेंस में आता है, ठीक है। सिंगुलर सेंस में क्या होता है, तो उसको कलेक्ट करने के जो मेथड्स आते हैं वो सिंगुलर सेंस में आते हैं, कि कैसे वो डेटा को कलेक्ट किया गया। तो जो सिंगुलर सेंस होता है ना, उसमें टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। इन 5 स्टेजेस को मिला करके सिंगुलर सेंस बनता है। पहला स्टेज है कलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है एनालिसिस और पांचवा है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसको प्रॉपर ऐसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा क्या है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, प्लूरल सेंस में। उसी को बेसिक है नहीं, प्लूरल सेंस में जो डेटा है वही यहाँ पे कैसे कलेक्ट किया गया। तो सबसे पहला है कलेक्शन, कि डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ना है हमें आगे अभी, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि जहां से भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो जो हमारा सोर्स है वो रिलायबल और ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो कि डेटा हम कहीं से भी उठा लाए, किसी से भी पूछ लिया और किसी ने कोई भी नंबर बता दिया, हमने उसको डेटा मान लिया। प्रॉपर अथॉरिटी से, प्रॉपर रिलायबल सोर्स से तुम्हारा डेटा कलेक्ट होना चाहिए कि उस पर भरोसा किया जा सके। जैसे एक होता है सेंसस, कि जनगणना, ये हमें पता करना हो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो ऐसे ही कोई रैंडम बोल दे कि 1.4 बिलियन है, तो लगभग में हम बता रहे हैं। बट अगर हम सेंसस उठा के देखेंगे तो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स दिखाए जाते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ऐसे ही सैंपलिंग एक मेथड है। फिर आता है कलेक्ट कर लिए डेटा, अब उसका क्या करें, तो अब उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो एडिटिंग, क्लासिफाइंग, कि डेटा को प्रॉपर क्लासिफाई करना है। जैसे सेंसस ही है तो इसमें हमने सबका कलेक्ट कर लिया, अब हम एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, हर तरीके से हम इसको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे ताकि वो हमारे लिए समझने के लिए आसान हो जाए। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने डेटा क्लासिफाई कर लिया तो अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे कैसे, तो टेक्स्ट के फॉर्म में लिख करके, टेबल के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, ऐसे अलग अलग तरीके से उस डेटा को हम शो करते हैं। बेसिकली अगर हम पूरे इंडिया का डेटा उठाए और उसको हम नॉर्मली ऐसे लिख ले, सबका नाम, सबका डिटेल, तो इतने ज्यादा पेजेस हो जाएंगे कि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तुमको एक पूरा लाइफ लग जाएगा शायद पढ़ने में। उसी को हमने एडिट, क्लासिफाई किया और फिर उसको ऐसे टेबल्स, चार्ट्स, ये सब में दिखा दिया, तो हम एक नजर देख करके पूरा पूरा समझ सकते हैं। फिर अब जब हमने इसको प्रेजेंटेशन बना दिया तो हम इसको एनालाइज करेंगे, अब हम इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स लगते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैसे मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ, कोरिलेशन हुआ, ये सारी चीजों के थ्रू हम इसको समझेंगे। फिर आता है इंटरप्रिटेशन, कि जब हमने समझ लिया तो हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं स्किल्स, लॉजिक, ये सब चीजें यूज करनी पड़ती हैं, तब जाकर के हम किसी चीज का कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में जैसे हम उसी चीज को परसेंटेज में, रेशियो में, ये सब फॉर्म्स में लाते हैं। तो ये जितने भी तरीके हैं ये सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उन सबका एक समरी दिया हुआ है। इसके बाद से अगर हम देखें प्लूरल और सिंगुलर में डिफरेंसेस क्या है, तो जैसे प्लूरल है रॉ डेटा और सिंगुलर क्या है कि उस डेटा को कलेक्ट करने का मेथड। प्लूरल है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डेटा को बस बता दिया गया। सिंगुलर है एनालिटिकल, कि हम उसको डेटा को उसमें समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं।
प्लूरल है रॉ डेटा, सिंगुलर है उस रॉ डेटा को प्रोसेस करना। प्लूरल है क्वांटिटेटिव कि उसमें सिर्फ नंबर्स बता दिए गए, सिंगुलर है टेक्निक उस डेटा को हैंडल करना। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो इसको बोलते हैं कोपाई। ठीक है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कोपाई शॉर्ट फॉर्म से याद रखो। फिर आता है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शन से क्या होता है, तो एक होता है सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स आते हैं, पेचीदे होते हैं, उनको सिंपल टर्म्स में लिखना। जैसे मान लो कि तुमको बोला जाए बताओ कि इंडिया की सैलरी कितनी है, इंडिया के लोगों की सैलरी कितनी है, तो इंडिया में 1 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब हर एक आदमी की सैलरी तो तुमको याद नहीं रख सकते तुम, तो तुम क्या करोगे, सबका एक मीन निकाल लोगे। ठीक है, तो तुम मीन बोलोगे कि ऑन एवरेज हर इंडियन की सैलरी 5,000 है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया। फिर जो फैक्ट्स होते हैं उनको डेफिनिट फॉर्म में प्रेजेंट करना। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे ही, डेफिनिट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं ऐसे ही बोलूं कि आजकल दाम बढ़ रहे हैं, फैक्ट तो है ये दाम बढ़ रहा है, बट ये मैंने रैंडम ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, इसको फैक्ट को मैं डेफिनिट फॉर्म में कैसे ला सकता हूं, जब मैं डेटा के साथ बोलूं कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है, द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है। ठीक है, कि प्राइसेज आर राइजिंग एट अ एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 10%। तो यहाँ पे डेटा के फॉर्म में मैंने बताया, तो वो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा या फिर ज्यादा लोगों को भरोसा होगा उस पर। फिर कंपैरिजन कराता है फैक्ट्स का। फैक्ट्स का कंपैरिजन कैसे, तो जैसे मान लो कि इंडिया का जीडीपी ही है, तो जीडीपी को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन, एक होता है इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इंटर सेक्टोरल का मतलब अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, या फिर अलग, जैसे मान लो कि हम बोले कि इंडिया और यूएस की जो जीडीपी है इनके बीच में इतने का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टोरल। ठीक, इंटरटेम्पोरल क्या हो गया कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कि जैसे हम बोले कि इंडिया का जीडीपी जो था 2024 में 6% पे था, 2025 में बोले कि 7.3% पे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ही डेटा को टाइम पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। तो ये इसके फंक्शंस हैं। और क्या क्या फंक्शंस हैं, तो जैसे प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, जैसे बजट एलोकेशन हुआ। ठीक है, तो बजट गवर्नमेंट किस बेसिस पे बनाती है, बजट इस बेसिस पे बनाती है कि बजट बनाने के लिए पहले गवर्नमेंट के पास डेटा होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजों की कमी है, किस किस फील्ड में हम कितना अच्छा कर रहे हैं, किस में पीछे जा रहे हैं, तो वैसे उस हिसाब से वो पैसे देगी। ठीक, फिर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्य बताना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली भविष्य नहीं बताते, एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, बेसिकली फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है इसकी वजह से। जैसे अगर मान लो कि हम पिछले 5-10 साल का किसी भी चीज का डेटा जब हम लगातार देखते आते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि अगले साल क्या होगा। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि बता देते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं, एक सप्ताह बाद बारिश होगी कि नहीं। तो किस बेसिस पे बताते हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज करके, कि वो देखते हैं कि पिछले 10 साल से जब भी ये सिचुएशंस हुए हैं तो बारिश हुई है, तो एक सप्ताह बाद भी ऐसे ऐसे सिचुएशन आ रही है तो पक्का है कि बारिश होगी। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग में हेल्प करता है ये। इसके अलावा जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब जो थियरीज होती हैं, उन थियरीज को फॉर्मुलेट करना और टेस्ट करना, उन थियरीज को बनाना और उनको टेस्ट करना, ये भी इसका काम होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक थियरी बनाई कि अगर मैं रेलवे के प्राइसेस बढ़ा दूं तो जो रेलवे में आने वाले लोग हैं, पैसेंजर हैं, वो कम हो जाएंगे। ये मैंने थियरी बना ली। अब ये जो थियरी है ये रियल कंडीशन में ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ये कैसे चेक करेंगे, तो ये अलाउ करके ये हम पॉलिसी को एग्जीक्यूट करके फिर टेस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हाइपोथेसिस होती हैं, थियरीज होती हैं, उनको फॉर्मुलेट करना और टेस्ट करना। फिर जो इंडिविजुअल नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाता है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं ना तो हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस ये सब बढ़ता जाता है। तो इससे फिर हम और नई थियरीज और नए कॉन्सेप्ट्स लागू करते हैं और लेकर के आते हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब स्कोप और इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक्स। 3 मेजर एरियाज है, उनमें से एक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनको सॉल्व करना, ये इसका काम है। कैसे, जैसे पॉवर्टी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ना, किसी भी चीज के प्राइसेस का बढ़ना।
तो गरीबी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्यों है, किस रेट से बढ़ रहा है, क्या क्या रीजंस है, ये सब समझना। फिर मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कि जितने भी हमारे, जैसे मान लो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओलिगोपोली हो तो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मोनोपोली हो तो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये इनके भी फॉर्म्स हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे मोनोपोली होता है, मान लो एक ही आदमी मार्कर बनाने वाला पूरी इंडिया में मैं अकेला हूँ, तो मेरा मोनोपोली है, मैं प्राइसेस जितना मन उतना ज्यादा रखूंगा, मुझसे ही लोग खरीदना पड़ेगा, तो ये मोनोपोली हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में लोग कैसे काम करते हैं। फिर मैथमेटिकल रिलेशंस बनाना, जैसे कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, मान लो जैसे हमने पढ़ा है कि प्राइसेज अगर किसी भी चीज के राइज किए तो उसके डिमांड क्या होंगे, घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है कि एक कॉज की वजह से दूसरे चीज पे इफेक्ट पड़ा। फिर इकोनॉमिक लॉज को बनाना, जैसे मान लो कि लॉ ऑफ डिमांड हुआ, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, ये सब के सब यही से स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन के थ्रू ही बनाए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स ने ही हेल्प किया इनको बनाने में। फिर जितने भी इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, जैसे मान लो प्राइसेस है, ठीक है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इन सब चीजों को स्टडी करना कि कैसे प्राइसेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ये सब कैसे काम करते हैं। फिर प्राइस एनालिसिस, इसमें जो स्टैटिस्टिकल सर्वेज होते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उनमें हम देखते हैं कि कैसे कोई प्राइस है, प्राइस थियरी, प्राइस पॉलिसी, इनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है, या फिर डिफ्लेशन कैसे अफेक्ट होता है, इनकी वजह से कैसे प्राइसेस राइज करते हैं। तो ये हमारा स्कोप और इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में हो गया, अब है इम्पोर्टेंस इन बिजनेस। बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है इसका, कोई भी आदमी अगर एक बिजनेस सेटअप कर रहा है कहीं पे भी, तो वो ऐसा नहीं है कि सीधे गया और उसने वहां पे किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर उसके पास पैसे हैं, कैपिटल है, और अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो पहले बहुत सारी चीजें करेगा और उन चीजों में स्टैटिस्टिक्स उसका हेल्प करेगा। कैसे करेगा, तो जैसे मान लो बिजनेस यूनिट को स्टेब्लिश करना, तो कितना पैसा लगाऊं, कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए, किस लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताएगा उसको, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा कि मान लो कि किस लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है, तो अब स्टैटिस्टिक्स बताएगा, मान लो उसके पास ऐसा कोई सामान हो जो कि बच्चों के लिए बना रहा हो, तो फिर वो सर्वे करेगा, पता करेगा कि किस एरिया में बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो वो सर्वे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करेगा, तो वहां से उसको एक प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगा। फिर ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके लिए पायलट सर्वे होता है जब हम किसी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हो, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे करने से पहले हम उसको छोटे लेवल पे एक बार ट्राई कर लें, ठीक है, और फिर वहां से हम तो उसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे, ठीक है। तो छोटे लेवल पे किसी चीज को ट्राई करने को पायलट सर्वे बोलते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करना है, कितने प्राइसेस पे लोग कितना डिमांड करेंगे, ये सब कुछ पता करना, लोगों का जो खर्च करने का जो बिहेवियर है, जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर है, वो सब पैटर्न पता करना। फिर डिमांड को एस्टिमेट करना कि इस लोकेशन से या फिर जहां जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वहां पे मेरे बिजनेस का कितना डिमांड आ सकता है। प्रोडक्शन प्लानिंग करना, प्रोडक्शन प्लानिंग इन द सेंस कि अगर मान लो कि यहाँ पे डिमांड हो 100 चीजों का, मान लो मार्कर्स ही बन रहे हैं, 100 मार्कर्स का डिमांड हो, लेकिन मैंने रॉ मटेरियल मंगा लिया 500 मार्कर्स के लिए या फिर सिर्फ 70 मार्कर्स के लिए, तो या तो मेरा शॉर्टेज पड़ेगा या तो मेरा वेस्ट जाएगा अगर ज्यादा मंगा लिया तो ये सब ना हो, तो ये सब प्लान करना। क्वालिटी कंट्रोल, जब हम टाइम टू टाइम चार्ट्स ये सब बनाते रहते हैं, कब कैसा क्वालिटी का निकला, तो उसमें हेल्प करता है। अकाउंट्स और ऑडिटिंग को समराइज करना, उनको चार्ट, ग्राफ, टेबल ये सब फॉर्म में रखना, ये सब में हेल्प करता है। गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है, तो पहले के जो रूलर्स होते थे वो एक लिमिटेड वे में इसका यूज करते थे, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है वो इसका एक्सटेंसिव यूज करते हैं, मतलब बिना स्टैटिस्टिक्स के आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती। तो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हुए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के तरीके हुए, वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी उसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। पेइंग कैपेसिटी लोगों की कितनी है, लोग किसी भी चीज पे कितना पे करने को तैयार है, गवर्नमेंट उसके बेसिस पे टैक्सेस लगाएगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा आज के टाइम में पब्लिक ओपिनियन हर चीज में लोग ढूंढ रहे हैं कि हर चीज के कोई भी अगर हम काम, कोई भी पॉलिसी लाने जा रहे हैं तो उसमें पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है, पब्लिक क्या उसमें समझ रही है, तो पब्लिक ओपिनियन को जानने का एक तरीका है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो अब ये स्टैटिस्टिक्स के हमने फायदे तो देख लिए कि स्टैटिस्टिक्स इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे लोगों की हेल्प करता है,
लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है, हर कोई भी सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होता या फिर फुल प्रूफ नहीं होता। इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो सबसे पहले तो ये किसी भी क्वालिटेटिव पार्ट को नहीं देखता, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव पार्ट को देखता है। इफ इट इज इन नंबर्स देन स्टैटिस्टिक्स विल यूज इट, इफ इट इज क्वालिटेटिव, ये बहुत ईमानदार काम करने वाले लोग हैं या फिर बहुत हार्ड वर्किंग है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। कभी भी ये इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं करता, ये हमेशा ग्रुप को स्टडी करता है, हमेशा एवरेजेस निकालता है। ठीक है, एक आदमी की सैलरी कितनी है, राम की सैलरी कितनी है, उससे स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं है। पूरे इंडिया की सैलरी कितनी है, उससे इसको मतलब है। इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, ये अभी पढ़ेंगे, इसका भी एक स्टोरी है वो बताऊंगा। फिर आता है, ये ट्रू तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरेज के सेंस में। ठीक है, चलो यहाँ पे मिसयूज का मतलब समझो। इसको अक्सर मिसयूज किया जाता है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल इसका ले लो। मान लो कि कल को प्रधानमंत्री आए और आकर के उन्होंने बोला कि कल से अगर मैं नेक्स्ट इलेक्शन में जीत जाता हूं तो इंडिया के ऑन एवरेज इंडिया के हर आदमी की सैलरी 50,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, मैं विद इन अ मंथ कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, 90-95% लोग क्या समझेंगे कि हमारी सैलरी जो कि हम 10,000 5,000 12,000 कमा रहे हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में जब ये जीतेंगे तो हम 50,000 रुपए कमाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने सही बोला हो कि 50,000 रुपए ऑन एवरेज हर सबकी सैलरी हो जाएगी, बट इन रियलिटी राम जो कि 10,000 रुपए कमा रहा था उसकी सैलरी 50,000 नहीं होगी। ठीक है, श्याम जो कि 37,000 कमा रहा था उसकी भी सैलरी 50,000 नहीं होगी, उनकी हो सकता है उतनी ही रहे, हो सकता है कम हो जाए। कुछ लोगों की सैलरी जो कि 500 करोड़ कमा रहे थे, हो सकता है वो 10,000 करोड़ कमाने लगे। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाने लगेंगे, तो जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो पहले एवरेज ऑन एवरेज हर एक इंडियन 30,000 कमा रहा था। अब ऊपर के जो 10-5% लोग हैं उन्होंने अपना इनकम डबल ट्रिपल कर लिया, तो अब जो नीचे वाले लोग हैं एवरेज में उनकी सैलरी भी 50,000 दिखने लगेगी। तो एवरेज में तो वो चीज सही है लेकिन मिसयूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो, इसमें एक स्टोरी है कि एक फादर है, एक मदर है और उनके दो बच्चे हैं। ठीक है, ये जो इन सबकी हाइट है, इसकी हाइट है 7 फीट, इसकी हाइट है 6 फीट, इसकी हाइट है 5 फीट और इसकी हाइट है 2 फीट। टोटल हाइट इनकी हो गई 20 फीट। ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ा। ठीक है, इस नदी की हाइट थी 4 फीट, मतलब नदी की जो गहराई थी वो थी 4 फीट की। तो ये जो फादर थे इनको स्टैटिस्टिक्स हल्का फुल्का आता था। ठीक है, तो ये गए पहले नदी में और ठीक बीचों बीच में जहां पे सबसे ज्यादा गहराई थी वहां पे जाकर के इन्होंने जब मेजर किया तो नदी की गहराई सबसे ज्यादा वाली आई 4 फीट की। फिर ये वापस गए, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, इन्होंने सबके हाइट को ऐड किया और फिर मीन निकाल दिया 4 से डिवाइड करके, तो सबकी हाइट ऑन एवरेज आई 5 फीट। ठीक है, तो अब सबकी हाइट आ गई ऑन एवरेज 5 फीट। अब इन्होंने क्या बोला कि हम सबकी हाइट 5 फीट है तो हम आसानी से ये नदी क्रॉस कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे इन लोगों ने ये नदी क्रॉस किया, ये 3 लोग क्रॉस कर गए, इसने भी जैसे तैसे क्रॉस कर लिया, ये बच्चा वहीं डूब के मर गया। ठीक है, तो ये होता है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर सही से ना यूज किया जाए तो ये ऐसे छोटे लेवल पे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स से कोई क्या ही गलत कर लेगा, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है ना, इससे जब ग्राफ चार्ट्स ये सब चीजें बनाई जाती हैं तो इनका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, और एक्चुअल में किसी भी कंट्री के 90-95% लोगों को स्टैटिस्टिक्स नहीं आती। ठीक है, हर सब्जेक्ट नहीं सब कोई पढ़ता, तो फिर वहां से मिसयूज हो जाता है इसका। तो इस हिसाब से मिसयूज होता है। ये ट्रू है तो सिर्फ एवरेजेस के लिए, ये ट्रू है लेकिन किसके लिए, सिर्फ एवरेज के लिए। पर पर्सन अगर देखा जाए तो ये फिर आंसर जो है वो गलत हो जा रहा है। इसके जो लॉज होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं कभी भी, जैसे साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इनके लॉज जो है वो एग्जैक्ट है क्योंकि उनका प्रूफ है, उनका कुछ ना कुछ बेस है। ठीक है, इसके कुछ बेस नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकता है, जो ऐसे नादान लोग हैं इन लोगों के लिए ये नहीं है। फिर जो डेटा है उसका वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ये अच्छे से
कंपेयर और बाकी चीजें कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने का। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक मीन्स है, इट इज नॉट एन एंड। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या आता है इसमें कि क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स पे लोगों का डिस्ट्रस्ट हो गया है। तो सबसे पहला कि इनकम्प्लीट नॉलेज, पूरी नॉलेज नहीं होती किसी को। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, ठीक है, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस क्या होते हैं, जैसे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं आ गया तो मैं सबके अकाउंट में इतने पैसे, काला धन इतना वापस लाऊंगा कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख चले जाएंगे। तो अब उन्होंने, उनके बोलने का तरीका क्या, उनके बोलने का मतलब क्या था कि एक्चुअल में इतने पैसे वापस आ जाएंगे कि अगर सबके अकाउंट में डाला जाए तो भी 15-15 लाख सबके में जाएगा, ये नहीं कि एक्चुअली में भेजा जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या एज्यूम किया कि हम सबको 15-15 लाख मिलेंगे, जो कि नहीं मिले। फिर डेलिबरेट मिसयूज होता है इसका, बार बार मिसयूज किया जाता है। ठीक है, आज के टाइम में जितने भी नेता वगैरह हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इसका मिसयूज करते हैं हमेशा, हर इलेक्शन में मिसयूज होता है। मतलब अगर इसका बड़े लेवल पे सबसे ज्यादा अगर तुमको मिसयूज देखना है तो वो है इलेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा कंपनीज वगैरह भी यूज करती हैं। लिमिटेशंस लोग इग्नोर कर देते हैं, ये सारी लिमिटेशंस लोग इग्नोर करके स्टैटिस्टिकल डेटा को ट्रू मान लेते हैं। और रॉन्ग एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे अप्लाई करना गलत था, तो गलत जगह पे गलत चीजें अप्लाई कर लेते हैं। कैसे इसको रिमूव किया जाए, कैसे इसको सही किया जाए, तो हमेशा लिमिटेशंस को ध्यान में रखो। सिर्फ क्वालिफाइड एक्सपर्ट ही इसका यूज करे। ठीक है, हमेशा यूज करने से पहले इसको वेरीफाई करो, और हमेशा बहुत ही ज्यादा केयर और कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूट्रल नाइफ। ठीक है, एक न्यूट्रल नाइफ है, चाकू है, अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहे इसका जैसे यूज करो, इससे सब्जी काट के कुछ कोई अच्छी सी सब्जी बना दो, या तुम इससे किसी का मर्डर कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये खत्म। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।